नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत हमारे कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दोस्तों, कहा जाता है कि जितना कठिन परिश्रम होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आज ये है नारी शक्ति कार्यक्रम के ज़रिए हम सफलता की एक ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड के नतीजे हमें हासिल हुए हैं और उसमें छात्रों ने बहुत अच्छी सफलता दर्ज करवाई है। तो आज जो यह नारी शक्ति में हमारे मेहमान हैं, वो एक ऐसी ही छात्रा हैं और साथ ही साथ उनकी माँ हैं हमारे साथ में। आज हमारे साथ हैं अभिव्यक्ति लयाल, जिन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 500 में से 476 अंक प्राप्त करते हुए 95.2% अंक प्राप्त किए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिव्यक्ति आपका हमारे कार्यक्रम में। साथ ही साथ सीमा सिंह जी हैं, उनकी माँ जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। तो ये सफलता की कहानी किस तरीके से अभिव्यक्ति ने गढ़ी, चलिए आइए जानते हैं अभिव्यक्ति से ही। अभिव्यक्ति, किस तरीके से रूपरेखा बनाई आपने कि 12वीं बोर्ड में आपने इस तरीके की सफलता हासिल करी है, जिले में प्रथम स्थान आपने ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में हासिल किया है, तो क्या रूपरेखा थी पढ़ाई? जी, मैंने पूरे साल मेहनत करी और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि मुझे बहुत अच्छा प्रतिफल मिला। और मैंने जैसे ही क्लास 11 की परीक्षाएं ख़त्म हुई थी और उसके बाद मैंने ये निर्धारित कर लिया था कि क्लास 12th में मुझे टॉप ही करना है और इसके लिए मैंने पूरे साल मेहनत करी और ये हर एक स्ट्रैटेजी को मैंने पहले से ही निर्धारित कर लिया था कि मैं 15 दिवसीय स्ट्रैटेजी लेके चलूँगी और गर्मियों तक मैंने यही निर्धारित करके चली और उसके कारण मेरा काफ़ी कुछ सिलेबस गर्मियों की छुट्टियों में ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल खुले और टीचर्स ने जब क्लासेस लेना शुरू करी और उसके साथ साथ जितने बचे हुए चैप्टर्स थे वो भी कंप्लीट मैंने किए और मेरा सिलेबस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही ख़त्म हो गया था। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी था क्योंकि मैं अपना रिवीजन अच्छे से कर पाई। मैंने अपना रिवीजन 2 से 3 बार किया और उसका फलस्वरूप ये रहा कि मैं एग्ज़ाम के समय पे बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर लिख के आई, टेंशन फ्री होके। बिल्कुल अभिव्यक्ति, आपकी बात से यही बात हमें समझ में आती है कि दृढ़ संकल्प अगर हो तो सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात हम हमेशा अपने कार्यक्रम के जरिए कहते हैं कि लक्ष्य जितना पूर्व निर्धारित रहेगा, सफलता की गारंटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इस सफलता के लिए अभिव्यक्ति के साथ साथ उनकी माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो सीमा जी, आपकी तरफ चलते हैं और सीमा जी हमें ज़रूर ये बताइए सबसे पहले तो कि अभिव्यक्ति बचपन से कैसी थी पढ़ाई में? मैं अभिव्यक्ति के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बचपन से बहुत ही होनहार स्टूडेंट रही है और मुझे कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि आप ये करो, ये पढ़ो, ये समय निर्धारित है। कभी मुझे उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ा। उसने स्वयं से अपने लिए खुद ही टाइम टेबल बना के अपनी तैयारी करती रही, अपनी पढ़ाई करती रही। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभिव्यक्ति जो थी वो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी जो है, और मुझे ऐसा लगता है कि बेटी जो है वो शायद मुझे बहुत खुशियाँ दे रही हैं और मैं उसके लिए मैं पूरी तत्पर रहती थी और मैंने अपनी बेटी का पूरा सहयोग किया। और मैंने देखा कि बचपन में जो भी होमवर्क वगैरह जो भी मिलता था उसको, तो वो कभी मेरी हेल्प भी नहीं लेती थी और अपने से स्वयं करके वो मुझे सिर्फ चेक कराती थी। और जब मैंने देखा कि बेटी खुद करके मुझे चेक करा रही तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था मेरी बेटी पे। और मुझे ऐसा लगता था कि आगे चल के ये बहुत अच्छी मेहनत करके और अच्छी रैंक ला के आगे बढ़ के ये एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि भोपाल ज़िले में मेरी बेटी ने टॉप किया। बहुत खूब। सीमा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई क्योंकि कहा भी जाता है कि कोई सफलता एक दिन की बात नहीं होती। किसी भी सफलता को पाने के लिए दिन रात का परिश्रम होता है और निश्चित तौर पर जहां ये परिश्रम अभिव्यक्ति का था, उतना ही सहारा, उतना ही संबल आपने भी उन्हें प्रदान किया होगा। तो अभिव्यक्ति, आगे हम, क्योंकि आगे का प्रश्न यही है कि विषय जो है उनकी हर प्रत्येक विषय की, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनकी तैयारी किस प्रकार से आपने करी? क्योंकि निश्चित तौर पर हर बच्चे के हिसाब से कुछ जो विषय रहते हैं वो आसान रहते हैं और कुछ कठिन रहते हैं। तो किस हिसाब से विषयों का चयन आपने किया तैयारी के लिए? जी, मेरा आर्ट सब्जेक्ट था और उसमें मेरे 5 सब्जेक्ट थे: ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसमें मेरे 98 नंबर भी है 100 में से, तो मैं बहुत खुश हूँ। हिस्ट्री की अगर बात करें तो थोड़ा सा सभी बच्चों के लिए कठिन ही पड़ता है क्योंकि उसमें डेट्स होती हैं जो याद नहीं होती इतनी जल्दी। तो
तो डेट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप बार बार उन डेट्स को मैंने जो है लिख लिख के और बार बार उनको डेली सुबह उठते सही थी एक बार अपनी नज़र घुमाती थी सामने, मैंने अपने स्टडी टेबल के पेपर चिपका लिए थे और उनमें डेट्स लिख ली थी, ताकि वो एक रहता है ना कि जो रिप्रेजेंटेशन आप सामने रखते हैं उससे आपको जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें। तो डेट्स में मेरी फिर कभी मुझे ऐसा कठिन नहीं लगी। और मेरी जो टीचर हैं हिस्ट्री की, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाई। आंसर राइटिंग में भी उन्होंने हेल्प करी मेरी। और हिंदी थोड़ा सा कठिन पड़ता था क्योंकि इंग्लिश माध्यम रहा है शुरुआत से ही, तो हिंदी के लिए मैंने लिख लिख के बहुत प्रयास किए ताकि मात्राओं की गलती ना हो। और हिंदी बाकी तो ऐसा कोई कठिन नहीं है, हिंदी बहुत आसानी है सब्जेक्ट। अगर हम मेहनत करते रहे, अच्छे से लिखे, मात्राओं की गलती ना करें, आंसर्स की अच्छी फॉर्मेशन रखे, एग्ज़ाम्स में जितना पूछा जा रहा है उतने वर्ड लिमिट में लिखे, तो वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। और बाकी सारे सब्जेक्ट में ही मैंने ये रखा था कि स्ट्रैटेजी निर्धारित करी थी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैंने 1 महीने का ये टारगेट सेट करके रखा था और कि मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और मैं दिन में 6 से 7 घंटे तो पढ़ाई करती थी। तो हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे दे के चलती थी, और कभी कभार ज़्यादा पढ़ लेती थी तो एक बार रिवीजन भी हो जाता था। और एग्ज़ाम के समय पे मैंने 8 घंटे तक भी खींचने की कोशिश करी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय तो पढ़ना ही पड़ता है सभी को ज़्यादा। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात अभिव्यक्ति यहाँ पे आपने बताई। और जो बच्चे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप दे रही हैं कि जितना लिख कर आप अपनी पढ़ाई करेंगे, जितना चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, उतना चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और उतना ज़्यादा चीज़ों को आप याद रख पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम तक। तो अभिव्यक्ति ये प्रश्न तो हो गया, साथ ही साथ एक प्रश्न और मन में आता है, वो ये कि देखिए स्वास्थ्य और शरीर जो है, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तो उतने ही अच्छे आपके परसेंटेज बनेंगे, उतना ही अच्छा आपका मन रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर और अपने मन के स्वास्थ्य को लेकर क्या जागरूकता आपने रखी यहाँ पर? पूरे साल भर किस तरीके से मैनेज किया आपने? जी, मैं अर्ली राइज़र हूँ, मैं जल्दी उठती थी और उठने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। और क्योंकि डेली स्कूल जाती थी, स्कूल भी अटेंड किया है मैंने, ये नहीं कि स्कूल छोड़ के मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, तो स्कूल भी मैं जाती थी, डेली रेगुलर स्टूडेंट में रहती थी। और स्कूल के साथ ही मैंने जो है पढ़ाई करी, स्कूल गई, फिर उसके बाद स्कूल से आई और उसके बाद फिर अपनी खुद से सेल्फ स्टडी करी 6 से 7 घंटे। एंड मैं ये मेंटेन करके रखती थी कि मेरा माइंड जो है वो हमेशा रिफ़्रेश रहे। उसके लिए मैंने योगा और मेडिटेशन का सहारा लिया। मैं सुबह भी योगा मेडिटेशन करती थी और शाम को सिर्फ मेडिटेशन करती थी, योगा नहीं करती थी। योगा सिर्फ मॉर्निंग के लिए रखा हुआ था ताकि एक फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी बने रहे, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई करना रहता था और कभी कभार ये रहता है ना कि फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ अगर हम ध्यान नहीं दें तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो मैंने ये फॉलो करा था, तो इसलिए मैं पूरे साल ही बीमार नहीं पड़ी। और एंड मोमेंट में जब एग्ज़ाम आता है तो समय पे प्रेशर और टेंशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कूल डाउन करने में इन दोनों ने ही काफ़ी सहारा दिया और इनकी मदद से, मेडिटेशन और योगा की मदद से मैंने बहुत कूल डाउन रही। मैंने बिल्कुल प्रेशर और टेंशन नहीं लिया, क्योंकि फिर अगर जब हम प्रेशर और टेंशन ले लेते हैं ना तो उसके कारण हमारा जो पेपर होता है वो बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम जब भी पेपर दें तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक मन को शांत रख के पेपर दें और बिल्कुल टेंशन ना लें और घबराएं नहीं। इसके लिए हमेशा मेडिटेशन और योगा का सहारा लें। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको आगे फैसिलिटेट करते हैं कि हम युवाएं हैं और हमको जो है इनको करना चाहिए। इससे हमारी हेल्थ इज़ वेल्थ, ये चीज़ तो आपने सुना ही होगा। तो एक हेल्थ जो है हमेशा अच्छी होनी चाहिए, इससे हमारा पढ़ाई में भी फिर ध्यान बना रहता है और पढ़ाई भी हम बिल्कुल पूरे मन से और पूरे मजबूती से कर सकते हैं। और बिल्कुल टेंशन ना ले, जब भी एग्ज़ाम हो बिल्कुल शांतिपूर्वक ही एग्ज़ाम लिखिए। जी, अभिव्यक्ति ने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी कि किस तरीके से योग और मेडिटेशन जो है वो बहुत लाभप्रद होते हैं बच्चों के लिए, किस तरीके से एकाग्र चित्तता जो है वो इससे हासिल की जा सकती है। और अगला प्रश्न वैसे तो मेरा आपसे ही था खान पान के विषय में, पर ये मैं पूछना चाहूँगी उनकी माँ से, जो सीमा जी हैं हमारे साथ। सीमा जी, क्योंकि एक माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चे के खान पान के लिए,
तो किस तरीके से आपने अभिव्यक्ति के खान पान का ध्यान रखा कि वो पूरा 12वीं की परीक्षाओं में जो है वो बीमार नहीं पड़ी, उनको भरपूर पोषण से युक्त खाना आपने दिया, वो सारे खान पान की जानकारी आप हमें ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। पढ़ाई को लेके बच्चे तो बहुत टेंशन में रहते ही हैं, साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखते नहीं हैं, इसलिए माँ का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चे का ध्यान रखे। तो वो मैंने किया। जब मेरी बेटी पढ़ाई करती थी तब मैंने उसको बहुत ही पौष्टिक खाना दिया और बाहर के जो भी खाने थे वो उसको मैंने अवॉइड किया। जो भी उनको खाना रहता था तो मैं घर का ही बना उनको सर्व करती थी, जिससे उनकी सेहत ना बिगड़े और पढ़ाई में असर ना पड़े। और इस प्रकार से जब भी अभिव्यक्ति पढ़ती थी, अगर वो लेट नाइट भी पढ़ रही है तो मैं उसको बीच बीच में जाके कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह दे के मैं उसको थोड़ा सा नींद उसकी भगाती थी, ताकि वो पढ़ने में कंसंट्रेट कर सके। और इस प्रकार से खान पान का मैंने बहुत ध्यान रखा है। और खान पान में तो वैसे अभिव्यक्ति की ज़्यादा कोई रुचि नहीं है, उसको तो सिर्फ पढ़ाई से लगन है। और वो कहती कि मम्मी, कई बार तो वो अवॉइड भी करती थी खाना कि नहीं माँ मुझे ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है। लेकिन मैं कभी कभी बेटी को डांटती भी थी कि नहीं बेटा, सेहत का ध्यान रखना है, उसके लिए खान पान बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से मैंने तीनों टाइम उसके खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखा, जिसकी वजह से वो पूरे साल भर बीमार नहीं पड़ी और अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा के बहुत अच्छा रिजल्ट उसने दिया। जी, बखूबी आपने अपना यहाँ पर रोल निभाया है एक माँ का। जहाँ बच्चे पीछे हटें वहाँ माँ उनका सहारा बने और उनको किस तरीके से खान पान, उचित खान पान देकर, उनके न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखकर उन्हें सेहतमंद पूरे साल भर आपने बनाए रखा यहाँ पर। अभिव्यक्ति, यहाँ पर अगला प्रश्न मेरा समय को लेकर है, क्योंकि समय का प्रबंधन जो है वो अगर हम कर लें तो आधे काम तो ऐसे ही हमारे सही हो जाते हैं। तो ये 12वीं की जो परीक्षाओं की तैयारी थी या 12वीं का जो ओवरऑल साल भर का समय था, उसमें आपने समय का प्रबंधन कैसे किया? किस तरीके से टाइम रेगुलेट किया आपने कि एंड टाइम पर, जिसको कहते हैं ना लास्ट टाइम रश नहीं हुआ, वो हमें बताइए। टाइम इज़ प्रीशियस, ये सभी जानते हैं। टाइम अगर एक बार चले जाए तो फिर हम कभी टाइम को वापस नहीं ला सकते हैं। तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्योंकि हम सब युवाएं हैं और युवाओं में ये रहता ही है कि समय को अगर हम लेके चलते हैं तो हम सफलता पाके एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं आगे जाके, वरना हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज के समय पे देखते हैं, जो समय को फॉलो नहीं करते उनके में बीच में ये देखने को मिलती है। तो समय के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, और मैंने भी जो है समय को बहुत इम्पोर्टेंस दी पूरे साल। मैं जब पढ़ाई करती थी तो समय 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। और समय के हिसाब से मैंने ये भी रखा कि 1 महीने तक जितना भी पढ़ना है वो मैं पढ़ाई कर लेती थी। सारे सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमारे अंदर क्या होता है कि एकदम प्रेशर हो जाता है, और अगर प्रेशर हो और टेंशन होने लगे तो फिर हमारे पेपर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कह चुका है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखिए, तो आपको सफलता मिलेगी। और मेहनत करते रहिए और समय को बिल्कुल अपने एक राह दिखाने वाला जो होता है ना, वो मान के चलिए, क्योंकि अगर आप समय को लेके चलेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं ना। समय निकल जाएगा और आप पीछे ही रह जाएंगे, ये कहते हैं ना, इसलिए समय को इम्पोर्टेंस दीजिए। तो समय का क्या योगदान रहा, समय का प्रबंधन किस तरीके से किया, वो तो आपने बहुत अच्छे से बताया। आगे हम परिवारजनों की बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि कोई भी सफलता अकेले तो हासिल होती नहीं है, उसमें कई लोगों का योगदान होता है। तो परिवारजनों का क्या विशेष योगदान था आपकी इस सफलता में? जी, परिवार में तो सभी ने मेरी बहुत मदद करी और हमेशा सपोर्ट रहा परिवार का, इसलिए मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि मेरी मम्मी हमेशा ही मुझे, जैसे मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो हमेशा एक मोटिवेशन मेरी मम्मी प्रोवाइड करवाती थी, और इससे मैं हमेशा मोटिवेट, और जब भी कोई भी ऐसी बात लगी कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो कभी मम्मी से बात कर लिया। और मेरी बहन है अनुष्का, वो अभी 11th क्लास में है, तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों बहनें कोई भी एक टॉपिक ले लिया या कॉन्सेप्ट ले लिया, और फिर उसके बाद हम दोनों जो बहनें हैं उसको डिस्कस भी करते थे। तो इससे क्या है कि हमारा जो करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक जुड़ाव रहा है। और बचपन से ये रहा है कि मैंने 8th या 9th क्लास से ये न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था, और मैंने इनको फॉलो करती रही, और अभी भी एग्ज़ाम के समय पे भी जो है इनको मैं फॉलो करती रही, न्यूज़पेपर्स को। और करंट अफेयर्स की जो भी न्यूज़ेस होती थी तो उसको मैं दिनचर्या में यही रखती थी कि 1 घंटा कम से कम देना ही है, ताकि एक देश के बारे में भी हम, क्योंकि
देश के नागरिक है तो ज़रूरी है कि हमें देश के बारे में पता हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए न्यूज़पेपर इज़ मस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए कभी कभार मम्मी से भी डिस्कस कर लिया करती थी और टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उनसे भी कुछ चीज़ें शेयर कर लिया करती थी कि ये कुछ लगे कि करंट अफेयर्स में ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो नहीं पता है, तो उनसे पूछ लिया करती थी, तो वो थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता था। जी हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से परिवार के साथ मिलकर आपने अपनी बहन और अपनी माताजी का साथ लेकर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। और यहाँ पर अगर हम स्कूलों की और अध्यापकों की बात ना करें तो फिर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अध्यापक और स्कूल भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करते हैं सफलता में। तो क्या रोल रहा, क्या उनकी भूमिका रही स्कूल की और अध्यापकों की? मैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल में हर एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है बच्चों को कि बच्चे जो है वो अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर सके पब्लिक रोल में भी। जैसे कि अगर हमें कभी भी एक डिसीजन मेकिंग करना पड़े रिसेंटली, तो हम कैसे कर सके। तो हमारे यहाँ 12th क्लास में ये रहता है कि 15 डेज़ का रहता है कि बच्चे जो है 12th क्लास के वो सामने आए और अपने आप को रिप्रेजेंट करे स्कूल के सामने और डिसीजन मेकिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट भागीदारी निभाए। इसके लिए हमारे स्कूल में 15 डेज़ के लिए प्राचार्य या प्रिंसिपल के रूप में जो है हम बनते हैं। इससे हम अपने पूरे स्कूल की रेगुलेशन और स्कूल के जो भी थोड़े बहुत स्टूडेंट के बीच में डिसीजन या कुछ हेल्प उनको प्रोवाइड करनी रहती है, तो ये हम करते हैं। तो इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और मुझे एक्सपीरियंस भी मिला, क्योंकि मैं भी रही थी, फर्स्ट ही थी मैं प्रिंसिपल अपने स्कूल की 15 डेज़ के लिए। और इससे मेरे अंदर एक साहस पैदा हुआ कि अच्छा कि हम अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे क्या है कि मुझे आगे जो भी मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है यूपीएससी, तो सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है, तो मैं अपने आप को वहाँ पे एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ये मेरा पहला चरण था, ऐसा कहना चाहिए। तो इसका मैं अपने स्कूल को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। वैसे ही मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर वो सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। और मेरे स्कूल के सभी टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है और मेरी जो स्पेशली एक मैम है दिव्या मैम, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया और वो मेरी हिस्ट्री की टीचर थी। उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद करी। हिस्ट्री में जो भी आंसर्स मुझे दिक्कत होते थे तो मैं अपने आंसर्स खुद लिखती थी और उनसे चेक करवाती थी और फिर जो भी उसमें चेंजेस होने थे तो वो मुझे बताती थी। वैसे ही मेरे और भी टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी मदद करी और गाइडेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि ये पूरा साल ऐसा रहता है कि हमारे अंदर एक डर पैदा रहता है क्या हम उस सफलता तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो उसमें टीचर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं मैं उन सभी का ही बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी पूरे साल। बिल्कुल। अभिव्यक्ति, ये तो बात हुई आपके टीचर्स की और आपके स्कूल की। अब मैं सीमा जी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया और अभिव्यक्ति की बातों से भी हमने जाना कि आपकी 2 बेटियां हैं जी। तो वैसे तो बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं रहता, बट फिर भी समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि बेटियों को शिक्षा का उतना अधिकार नहीं दिया जाता या बेटे कहीं ना कहीं ज़्यादा पाते हैं बेटियों की तुलना में। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और किस प्रकार से आपने अपनी दोनों बेटियों के लालन पालन पर ध्यान दिया? जी, मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मेरी दोनों बेटियाँ बहुत होनहार हैं। बड़ी वाली तो है ही और साथ में छोटी वाली भी है, जिन्होंने अभी 10th क्लास में 94% बना के उन्होंने मुझे बहुत खुशी प्रदान की। और इस प्रकार से मैंने अपनी दोनों बेटियों के पालन पोषण में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी और मेरी दोनों बेटियों ने मुझे मेरी चाहत के अनुसार मुझे रिजल्ट दिया और आज भी मेरी हर एक बात को मानती हैं, हर चीज़ करती हैं। कोई भी काम करती हैं तो अपनी मम्मा से पूछती हैं कि माँ मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। मैं कई बार बोलती भी हूँ कि बेटा सेल्फ डिफेंस बन जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अपने को स्वयं ही निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन आज भी बच्चे कहते कि नहीं मम्मा आप हो, अभी हमारी मार्गदर्शक हो, शिक्षक हो और हमारी प्रेरणा हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने अपने दोनों बेटियों के लालन पालन में मैंने कोई कमी नहीं रखी
और इस प्रकार से मैंने अपने दोनों बच्चों को कभी किसी से कंपेयर भी नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे बच्चे अगर कोई गतिविधि करते हैं तो हम पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ रहता है कि हम उसको नज़रअंदाज ना करते हुए हम भी एक फ्रेंड्स की तरह उनके संग इन्वॉल्व होके इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चे भी क्या है अपने पेरेंट्स अपनी मम्मी से जुड़े रहते हैं और वो भी अपनी हर एक बात को अपनी माँ से शेयर करते हैं। और मेरी दोनों बेटियाँ हर एक बात अपनी माँ से शेयर करती हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है। कभी कभी ये होता है कि मैं चिंतित रहती हूँ कि आगे मेरे बच्चियाँ कैसे क्या कर पाएंगी, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मा आप टेंशन नहीं लो, आपने जो सोचा है ना हम वही करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पेरेंट्स का ये रहता है, माताओं का, कि नहीं हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशन मैंने अपने बच्चों से रखा है, लेकिन उतना नहीं रखा है कि वो किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाए। सीमा जी, ये हम देखते भी हैं जी। समाज में कि एक प्रश्न ये भी था एक पेरेंट्स के हिसाब से भी जी। कि दबाव जो है वो बच्चे महसूस करते हैं जब पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेशन रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे किस तरीके की उम्मीदें रखना, क्या ये हानिकारक होता है? ये हम अपने कार्यक्रम के जरिए ज़रूर बताना चाहेंगे दर्शकों को कि एक्सपेक्टेशंस किस लेवल तक होनी चाहिए, उम्मीदें कहाँ तक होनी चाहिए बच्चों से। देखिए हमारे बच्चे हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है कि आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमको मोटिवेट करना है कि नहीं बेटा ठीक है, आप इसको अलग तरीके से थोड़ी सी दिशा प्रभावित कर देंगे तो बच्चे फिर क्या है कहते हैं ना, जैसे कि खाने में अगर थोड़ा सा स्वाद का नमक का स्वाद मिल जाए तो बच्चे थोड़े से अच्छा स्वाद लेके खाना पसंद करते हैं। तो वैसे क्या होता है कि जब बच्चे प्रेशर में आते हैं तो हम बहनों को, हम माताओं को क्या करना चाहिए कि उस प्रेशर से बच्चों को निकाल के उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे ना मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे सीमा जी बताई कि अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, भले ही वो बच्चों का मामला क्यों ना हो। बच्चों की अपनी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनका आकलन करके ही उनके ऊपर हमें जिम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए। और अभिव्यक्ति आगे हमें ज़रूर बताइए कि आगे रुचियाँ क्या हैं आपकी पढ़ाई के अलावा, क्योंकि पढ़ाई में तो आप अव्वल हैं ही, उसके अलावा क्या शौक़ रखती हैं? जी, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबें पढ़ती रहती हूँ। और एक किताब है जिसका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो है विंग्स ऑफ फायर, जो कि ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है उनकी लाइफ के बारे में, और उन्होंने कैसे स्ट्रगल झेले और फिर उसके बाद वो कितने सक्सेसफुल बने और आगे जाके वो हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी ये किताब लगती है और मैं ये चाहूँगी कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खेलों में भी आप रुचि रखती हैं अभी? जी जी, मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेली हूँ और मैंने उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ भी जीता है। एंड मेरी और भी जैसे हॉबीज़ है वो है ये कि मुझे रेडियो सुनना पसंद है और टीवी भी मैं देखती हूँ जब भी मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है कि हम पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो उसको एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो बीच में ये देख लिया तो एक अच्छी एनर्जी फिर से हम मिलती है और उस एनर्जी के साथ हम फिर से न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। और भी मेरी जैसे हॉबीज़ है वो ये है कि मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और मुझे नई जगह एक्सप्लोर करने में भी बहुत अच्छा लगता है और वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों को जानना और वो कैसा खाना खाते हैं और उनका कैसा रहन सहन है, इन चीज़ों को मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं ट्रैवलिंग भी करना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब और बहुत सारे शौक हैं अभिव्यक्ति आपके। कुछ लिखती भी हैं आप खास तौर पर, तो अगर कुछ सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, अपनी कुछ रचना हो तो। जी, मैं अपनी स्वरचित रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मैंने जस्ट अभी लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। मेहनत तू कर, खुद पर विश्वास रख कर, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। रख बुलंद हौसला, कुछ कर जा संयम रख कर। रास्ता है कठिन पर खुद पर धैर्य रख। भर ऊंची उड़ान तू ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, कदम और बढ़ाए जा। कर दिलो जान से मेहनत तू, खुद पर विश्वास रख कर, खुद पर
विश्वास रखकर। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति आपने एक कविता सुनाई हमें यहाँ पर। जो आपकी रचना थी वो बहुत अच्छे से बताती है कि किस तरीके से मेहनत करके सफलता हासिल की जा सकती है। और आगे जाते जाते, क्योंकि समय तो कम है, पर आगे की क्या योजनाएं हैं वो हमें ज़रूर बताइए बहुत शॉर्ट में। जी, मैं आगे सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और मेरा जैसे कि ग्रेजुएशन रहेगा 3 साल का, उसी के साथ ही मैं पैरेलली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द निकाल सकूँ और मैं आगे देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि उनको कुछ लाभ दे सकूँ। जैसे कि मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एज अ गुड सिटीज़न के तौर पे, और मैं आगे वुमेन एम्पावरमेंट को भी के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ और महिलाओं के राइट्स के लिए भी, ताकि जो भी बच्चे और साथ ही पावर्टी जो रह रहे हैं बिलो पावर्टी के लिए भी, उनके लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। बहुत खूब अभिव्यक्ति, बहुत अच्छी आपकी भविष्य को लेकर सोच है और जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं तो पक्की उम्मीद है कि भविष्य में भी आप उतनी ही सफल होंगी। और बहुत अच्छे इरादे हैं आपके जो कि समाज और नारी शक्ति के लिए आप आगे काम करना चाहेंगे। शायद आपसे बेहतरीन उदाहरण ये है नारी शक्ति कार्यक्रम का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक उभरती हुई नारी शक्ति ही हैं। आगे चल के हम आपका जो नारी शक्ति का दम्भ है वो ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सीमा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए और ये है नारी शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाया आपने। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे का संबल बने और आगे समाज के लिए एक नई प्रेरणा आप दोनों के जरिए हमें मिले। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? यह है नारी शक्ति कार्यक्रम में आज हमने आपको मिलवाया माँ बेटी की एक ऐसी ही जोड़ी पे, जहां एक तरफ थी अभिव्यक्ति जिन्होंने 12वीं में इतने अच्छे अंक हासिल करके देश प्रथम स्थान हासिल किया है, उन्होंने शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ उनकी माँ थी यहाँ पर सीमा सिंह जी, जो कि हर कदम पर उनका सहारा बनी, संबल बनी और इस सफलता में दोनों ने मिलकर एक कहानी रची। तो अच्छा लगा अगर ये कार्यक्रम तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।